चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। ओके, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज कल जो अपन ने देखा था, पढ़ा था, थोड़ा सा घर पर जाकर देखा क्या, पढ़ा क्या, या सिर्फ आईपीएल मैच ही देखिए? आईपीएल कितने लोग फॉलो करते हैं? 1 2 3 4, बस 4 ही। कौन सी फेवरेट टीम है? बोलने को शर्म आती है आजकल, पर ठीक है, आरसीबी। आरसीबी। चलिए, बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे अपन? बिजनेस लॉज में यूनिट नंबर 1 देख रहे थे। इंट्रोडक्शन देखा था अपन ने, बेसिकली इंडियन। नहीं मानेंगे ये, है ना? बिजनेस लॉज में इंट्रोडक्शन देख रहे थे अपन, राइट? बेसिक अपन ने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसा होता है, लॉ कहां से जन्म हुआ है लॉ का, ये देखा था, राइट? व्हाट इज लॉ देखा था। सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ कौन से थे? 4। स्टैच्यूज और बेसिकली जो पार्लियामेंट बनाते हैं, एक है प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड यूजेजेस। उसके बाद में गवर्नमेंट जो अपनी इंडिया की है उसका सिस्टम कैसा है, फेडरल या यूनिटरी? अभी यूनिटरी है, अभी फेडरल है, पहले यूनिटरी था। यूनिटरी मतलब सिंगल वन, राइट? फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टेट एंड द सेंटर, राइट? उसके बाद में प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में अपन ने क्या क्या देखा था? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले क्या होता है? बिल होता है, ड्राफ्ट। उसके बाद में क्या होता है? लोकसभा में डिस्कशन एंड डिबेट, पास होने के बाद में उसके बाद में असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड लास्टली नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, राइट? यहां तक जो है अपन ने देखा था। नाउ, टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। कौन से टाइप्स के अपने पास में लॉज है हमारे इंडियन सिस्टम में? चार टाइप्स के मेन लॉज है: क्रिमिनल, सिविल, कॉमन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबसे पहला लॉ क्रिमिनल लॉ। कोई भी क्राइम, कोई भी पब्लिक रॉन्ग, कोई भी गलत काम, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, कोई भी गलत काम अगर कोई करता है तो उसको उस पे मतलब कैसे मुकदमा पूरा चलेगा, कैसे उस पर सूट चलेगा, एंड क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सब डील होता है कहां पर? क्रिमिनल लॉ में। कंसर्न विथ लॉज पर्टेनिंग टू वायोलेशंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग, एंड उसके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी वो भी। क्रिमिनल लॉ को गवर्न करने के लिए हमारे पास अलग अलग कोड्स या फिर एक्ट तो नहीं बट कोड्स है। इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन पीनल कोड 1860। इसमें क्राइम क्या है इसको भी डिफाइन किया गया है, उसके नेचर को भी डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट क्या मिलनी चाहिए, कैसा प्रोसेस होना चाहिए किसी ने भी क्राइम किया तो, वो सब कुछ हमें यहां पर दिया है। एक पूरा किस तरीके से सब प्रोसेस होनी चाहिए वो दिया है, इसलिए उसको कोड जो है वो बोला जाता है। Whereas criminal procedure codes defines exhaustive procedure for executing punishment of the crimes. ठीक है, ये तो एक लॉ हो गया अपना क्रिमिनल लॉ जो क्राइम से डील करने के लिए है। दूसरा कौन सा है? सिविल लॉ। सिविल लॉ काय के लिए है? ये क्राइम्स के लिए नहीं है, राइट? बट सिर्फ क्राइम में ही पॉसिबल मतलब लॉ जरूरी है क्या? नहीं। अब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया कोई चीज को लेकर के, राइट? तो उसमें उनमें वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए भी तो अपने को लॉज चाहिए ना।
अब डिस्प्यूट जो है वो भी अलग अलग मैटर्स से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है। ये सारे जो लॉज होते हैं ना, दे आर कॉल्ड सिविल लॉज, जो कि अपन भी मोस्टली जो कवर करने वाले हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ होता है, प्रॉपर्टी लॉ होता है, ये सारी चीजें आती है। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर डील्ड विद अंडर सिविल लॉ। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स एनफोर्स द वायोलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थ्रू सिविल सूट। सिविल लॉ प्राइमरीली काय पर फोकस करता है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर, दो लोगों के बीच में झगड़ा जो है उसको सुलटाने पर, ना ही पनिशमेंट पर। कैसे रिजोल्यूशन किया जाए, कैसे किसकी बात सही किसकी बात गलत, कौन किसको डैमेजेस देगा, ये सब कुछ जो है सिविल लॉ में अलग अलग एक्ट्स में कवर होता है। द एक्ट, प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ गवर्न बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जैसा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था वैसे ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी एक दिया हुआ है। इसके सम एग्जांपल्स आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, जो अपने को आगे चल के अलग अलग एक्ट्स में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आने सब वाले हैं। तीसरा है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या है? एक जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ, उसको ही कॉमन लॉ बोलते हैं। जो अपन ने बोला ना, पहले डिसीजन कोई चीज पर हो गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरुआत में पहली बार कभी घर वालों से बोला मेरे को हर महीने इतनी पॉकेट मनी चाहिए, वहां पर पूरा एनालिसिस हुआ, क्या खर्चा लगता है, कैसे लगता है, अभी टोटल आपका क्या क्या डेली शेड्यूल होता है, आपको कहां कहां पर खर्चा करना पड़ता है, पूरा एनालिसिस कर कुरा के एक अमाउंट डिसाइड किया गया, एक्स। अब अगले महीने जब आप वापस मांगोगे तो वापस से पूरा एनालिसिस होगा क्या? नहीं, पहले एक बार जो डिसाइडेड है उसको ही फॉलो करेंगे ना। लॉ भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है? पहले जो आपने कोई एक मैटर है, उस मैटर में पूरा एनालिसिस, डिस्कशन, जजेस ने समझ के करके जो है पूरा डिसाइड कर लिया, आगे चल के जनरली उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि होगा ही, थोड़ा बहुत कभी कभी चेंजेस हो सकते हैं, अगर कोई जजेस को लगा, कोई उसको लगा तो, बट जनरली द सेम इज फॉलोड। इसको बोलते हैं कॉमन लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। अब देखो यहां पर जो है, जो प्रेसिडेंट है, जो पहले कोई एक एनालिसिस वगैरह करके रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ करके रखा है तो वो इंडिया में, पूरे इंडिया के कोर्ट्स पर बाइंडिंग रहेगा, ठीक है? will be binding upon the courts within the territory of India under Article 141 of the Indian Constitution. ऐसा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है, ये भी कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल बोला था अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों की पावर्स दी गई है, कोर्ट्स की भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो फाइनल। दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। स्टेयर डेसिसिस ये कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन। देखो लॉ में अपन पढ़ते टाइम पर नहीं गया, बहुत सारे जगहों पर आपको ये लैटिन फ्रेज मिलेंगे, स्टेयर डेसिसिस, नेमो डेबिट, अलग अलग लैंग्वेज, यानी मतलब लैटिन लैंग्वेज में आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे। क्यों आते हैं ये फ्रेजेस? पुराने टाइम से ही ऐसा चलते आ रहा है कि लॉ के कोई एक टर्म को, कोई एक चीज को बताने के लिए वो ऐसा बीच में एक फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है? जहां पर भी आपको ये दिखे उसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ट्राई करना अपने आंसर में ये पॉइंट आए, उससे आपका आंसर राइटिंग का इंप्रेशन बढ़ेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। स्टेयर डेसिसिस इज अ लैटिन फ्रेज, मतलब क्या है इसका? टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। जो एक बार डिसाइड हुआ है ना, उसको ही फॉलो करो, उसके हिसाब से ही चीजें करो। It reinforces the obligation of courts to follow the same principle or same judgment established by previous decisions while ruling a case where the facts are similar on all four legs with earlier decision। ये कहां पर अप्लाई होगा? ऑब्वियसली अगर अभी वाला केस और पहले वाला केस दोनों सेम है,
फैक्ट्स उसके जो एक्चुअल मतलब वहां पर जो चीजें हुई है वो दोनों केस में अगर सेम है तो ही जनरली वो फॉलो होता है। एंड लास्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये टाइप ऑफ लॉ नहीं बट बेसिकली इसको क्लासिफाई अब वैसा किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको अपन जस्ट नेचुरल ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है ये लॉ? देखो ये प्रिंसिपल्स या ये लॉ क्या बोलते हैं, ए और बी का झगड़ा हो गया, ए आकर के बोला जज साहब बी ने मेरे साथ में गलत किया है, बी ने मेरे को मारा है। डायरेक्टली बस उसकी बात सुनकर बी को डायरेक्ट जेल में डाल देंगे क्या? क्या ऐसा करना सही रहेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों की बात तो सुननी पड़ेगी, एटलीस्ट सामने वाली पार्टी का बात तो सुनो। ये बोला वो फाइनल, ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? ये इसको अपन बेसिक न्याय मानेंगे क्या? नेचुरल जस्टिस इसको मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। यही बोलते हैं सब चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑडी अल्टरम पार्टेम मतलब हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी फेयर हियरिंग, एटलीस्ट दूसरे वाले पार्टी की बात तो सुनो। एंड नेमो जुडेक्स इन कॉसुआ सुआ मतलब नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। दो लोगों का कोई डिस्प्यूट है, कोई मैटर है, उन दोनों में से किसी को अपन जज नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से अपने लिए ही बोलेंगे ना। उनके लिए कोई एक दूसरा इम्पार्शियल जज चाहिए। देन देखो एक होता है एक्ट या स्टैचू जिसको अपन बोलते हैं, इसके बेसिस पर ही इसको एनालाइज करके इसका रेफरेंस लेके जो है जजेस जजमेंट देते हैं। कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो जज जो है एक्ट वगैरह देखते हैं, एक्ट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एक जज थे मिस्टर एक्स, एक जज थे मिस्टर वाई, कोई दूसरे मैटर में दूसरे कोर्ट में। ठीक है, अब जज साहब ने यहां पर यह मैटर में बोला ए सही है, ठीक है। जज वाई को लगता है बी सही है, क्या वो ऐसा डिसीजन दे सकते हैं? दे सकते हैं। एक जज को अगर लगता है नहीं दूसरे जज की बात गलत थी, अब उसमें भी हायरार्की फॉलो करना है। अपन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो है कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता, बट अगर अपन बात करें हाई कोर्ट्स की, हाई कोर्ट जो कि एक स्टेट में है, एक स्टेट के हाई कोर्ट को लगता है ए सही, दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को लगता है नहीं नहीं बी सही, तो दूसरा हाई कोर्ट वैसा बोल सकता है। बट दोनों में से कोई भी जज जो है एक्ट या स्टैच्यू के अगेंस्ट कुछ जजमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं, वो तो बेसिक ही है, उसके लिए उसका रेफरेंस लेकर ही तो अपन कर रहे हैं। वही वो आखिरी लाइन अपनी बोलती है, जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ। और कोई जजमेंट को आप अलग बोल सकते हो, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैच्यू। cannot override or change the statute. कोई स्टैट्यूट भी बोलता है इसको, बट स्टैच्यू इज द करेक्ट थिंग। तो बचपन में खेलते स्टैच्यू स्टैच्यू, अभी भी चलता क्या हो? एनफोर्सिंग द लॉ, अपन ने लॉ बना लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने बना लिया, कैसे बनाना है वो भी देख लिया, राइट। बट बना करके छोड़ दिया, चलेगा क्या ऐसा? कोई तो चाहिए ना मॉनिटर करने के लिए। बिना मॉनिटर के तो बचपन से अपनी क्लास भी नहीं चलती थी, यहां पर तो इतना बड़ा लॉ है, कोई तो चाहिए मॉनिटर करने के लिए। कौन करेगा इसको मॉनिटर? बनाया किसने? गवर्नमेंट ही मॉनिटर करेगी। नहीं मॉनिटर किया तो गवर्नमेंट ने बना दिया, गवर्नमेंट खुश हो रही हमने लॉ बना दिया, पता चला कि वो लॉ तो फॉलो ही नहीं हो रहा, राइट। इसीलिए मॉनिटर करना तो जरूरी है। अब कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन सी गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल या स्टेट?
अगर सेंट्रल ने लॉ बनाया है तो सेंटर करेगी, स्टेट ने बनाया है तो स्टेट करेगी, सिंपल। आफ्टर द लॉ इज पास्ड इट हैज टू बी एनफोर्स्ड, somebody should monitor whether the law is being followed, फॉलो हो रहा है या नहीं, एनफोर्स हो रहा है या नहीं, लॉ जैसा हमने बोला है उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं, ये देखना जरूरी है। दिस इज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एनफोर्सिंग अथॉरिटी। For this purpose, government has distributed to various ministries the functions. अब कोई भी मैटर में, कोई भी चीज पर, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल ने कोई लॉ बनाया था, सेंटर के चीफ में, मतलब सेंटर में अपन ने बोला था सबसे मेन पर्सन कौन है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर। अब कोई भी कहीं पर भी पूना में सदाशिवपेट में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो क्या उसको सॉल्व करने डायरेक्ट मोदी जी आएंगे क्या? पूरे ऐसे इंडिया में जा सकते हैं क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, सेंटर में एक पीएम है, उनके अंडर नहीं क्या, देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज, सीएम नहीं, वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो अपन यूनियन मिनिस्टर्स बोलते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स आपने सुना होगा, जैसे कि अमित शाह जी। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास में, कोई आइडिया है क्या? मिनिस्ट्री मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस नहीं होती है, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री काय के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? जनरली इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस, ये सब चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। एक और मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाम सुना होगा तो, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बोलते हैं उसको। वो किसके अंडर है अभी पता है क्या? निर्मला जी सीतारमन। ऐसे मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आर देयर, ठीक है। हर एक के लिए, हर एक एरिया में जो है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स, देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड कौन चीजें देखेगा, उसके बाद में लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड कौन चीजें देखेगा। ऐसी अलग अलग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है, एंड अकॉर्डिंगली हर जो एक पर्सन, जो मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट किया गया है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर दिस थिंग्स, ठीक है। अब अपने लिए जो रेलेवेंट होती है ज्यादा, वो होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं उसको। एमसीए भी अभी के लिए निर्मला जी सीतारमन ही होल्ड करती है। जनरली जो मिनिस्टर फाइनेंस होल्ड करता है ना, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी होल्ड करता है। ऐसा सब डेलीगेशन होता है। देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस। These are headed by a minister and run by the officers of Indian Administrative Service. अब यहां पर मिनिस्ट्री में अगेन फाइनेंस रिलेटेड मैटर में कोई भी कहीं पर भी मुंबई में एक गली में कोई तो भी प्रॉब्लम हो गई कोई बैंक में, तो वहां पर निर्मला जी जा सकती है क्या हर एक मैटर में? नहीं। अब इसके अंडर, यहां पर मिनिस्ट्री के अंडर, और देयर आर फर्दर डिपार्टमेंट्स, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर देयर इज, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर बोर्ड्स, क्लासिफिकेशन और फर्दर ऐसे बनाए जाते हैं। एंड फिर उसके बाद में वहां पर जो लोग काम करते हैं ना, वो एक्चुअली फील्ड लेवल पर काम करके एक देश को मैनेज करते हैं। यहां पर जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो कौन होते हैं, कोई आइडिया है क्या? कहां से एम्प्लॉयमेंट होती है इन लोगों की? यूपीएससी नाम सुना है? आईएएस वगैरह बनते हैं सब लोग, राइट? वो क्या है? यही सब चीजों में जाने के लिए दैट इज देयर। एक यूपीएससी पास होने के, आपके नॉलेज के लिए जस्ट, यूपीएससी बनने के बाद में आईएएस, आईपीएस आपने सुना होगा। क्या बनता है एक पर्सन नॉर्मली स्टार्टिंग में, कुछ पता है? आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर अपन बोलते थे, राइट? दैट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पोस्ट।
अगर सीधे इसमें बोले तो कलेक्टर इज लाइक अ बेबी, ओके। धीरे 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 वो प्रमोशन हो करके एक सबसे टॉप लेवल कोई भी मिनिस्ट्री में जो होती है ना, आफ्टर द मिनिस्टर इट इज अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी यहां पर भी होता है, इस मिनिस्ट्री में भी होता है, हर एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होता है, ठीक है। अब देखो मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकली और सब कुछ वैसे तो वो रिस्पॉन्सिबल है, बट ऑब्वियसली दे माइट नॉट बी दैट कैपेबल कि वो एकदम मतलब टेक्निकली भी सब चीजों को समझ पाए या फिर टेक्निकली भी सब चीजों को कर पाए। डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में रहता है, अल्टीमेट अथॉरिटी वो ही है, बट एक्चुअली चीजों को चलाने के लिए कोई एक और ज्यादा एकदम टेक्निकल एंड एकदम बहुत ज्यादा लर्नेड पर्सन भी चाहिए अपने को, वो होता है यहां पर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी डायरेक्टली कोई बन सकता है क्या? नहीं। प्रमोशन हो के इट टेक्स अराउंड 30 odd years for a IAS to become a secretary। सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक देश में, राइट। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर अपन बोले कोई सेक्रेटरी है तो देश की पूरी बैंक्स उसके कंट्रोल में रहेगी। वो जो बैंक को जो डेटा जो टाइम पर बोलेंगे, बैंक को सारे काम छोड़ करके पहले उनको वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा जो है पूरा होता है। हाँ, वापस आते हैं अपन सीए में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया exercises its executive authority through a number of government ministries or departments. Ministry is composed of employed official known as civil servants। ये जो IAS में अपन बोल रहे हैं सब लोग आते हैं, इनको सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है। पॉलिटिकली तो मिनिस्टर अकाउंटेबल रहता है। मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर हु सिट्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड उसके साथ में एक जूनियर मिनिस्टर की टीम्स होती है, मेंबर ऑफ स्टेट ऐसा बोल करके उनको मिनिस्टर को बोला, सॉरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसा उनको बोला जाता है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है इनकम टैक्स, जैसा अपन ने यहां पर बोला फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अपने को यहां पर नीचे आई थिंक दिया हुआ है इनकम टैक्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक ऐसा है, उसके अंदर ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज, ये सब चीजें, राइट। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, इसमें एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। इसके थ्रू इनकम टैक्स जो है वो रेगुलेट होता है। पूरे टैक्स रिटर्न पूरे प्रोसेस होना, रिफंड इशू होना, ये सब कुछ होता है। इनकम टैक्स इंप्लीमेंटेड एंड एनफोर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब देखो अपन ने जो यूपीएससी में बोला ना, IAS कोई भी पर्सन सिलेक्ट होता है यूपीएससी में, तो यूपीएससी में भी नहीं क्या अलग अलग केडर्स या फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। अलग अलग आप कौन से क्लासिफिकेशन चूज करते हो, अकॉर्डिंगली आपको उस मिनिस्ट्री के अंदर जो है काम मिलता है, ठीक है। अब अपने को यहां पर जो है थोड़ी बहुत मिनिस्ट्रीज के बारे में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बारे में ही बेसिक नॉलेज दिया है। क्वेश्चन आता है, आया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज पर आपके एग्जाम में। सबसे पहला मिनिस्ट्री जो अपने को बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। दिस इज कंसर्न विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक पूरे इंडिया का फाइनेंस, पूरे इंडिया की इकोनॉमी जो चलाते हैं, दे आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए इसको ट्रेजरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। टैक्स से रिलेटेड मैटर हो, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स वगैरह हो, इनको सबको रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैपिटल मार्केट्स हो, स्टॉक मार्केट जैसा अपने देखते हैं,
सेंटर के या फिर स्टेट के फाइनेंस हो, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़े। बजट, बजट आपने सुना है, अभी थोड़े टाइम पहले आया था। ये बजट कौन पेश करता है, कौन प्रेजेंट करता है? निर्मला जी सीतारमण, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने डे टू डे वर्क जो रहेगा ना, ये वाली मिनिस्ट्री और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए अपने लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट मिनिस्ट्री है ये, राइट। जैसे बजट, बजट में टैक्सेशन के रेट्स आते हैं, राइट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बेसिक एक प्रैक्टिस करता है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई वो, राइट। टैक्सेशन के रेट्स हैं सब कुछ। दिस विल बी, आवर लाइफ विल बी इंपैक्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री एंड इट्स प्रोक्लेमेशन, एंड उसके जो भी अनाउंसमेंट, उसके जो काम है उसकी वजह से। It is very important ministry, so important that many ministers have preferred to hold this portfolio. बहुत सारे मिनिस्टर्स चाहते हैं कि हमको ये वाली मिनिस्ट्री मिले, ये वाली मिनिस्ट्री मिले, क्योंकि पूरे देश का पैसा, ऐसा समझो, इस पर्सन के हाथ में रहता है, पूरी इकोनॉमी इस पर्सन के हाथ में रहती है। One of the important function of finance ministry is the presentation of union budget. This annual event is eagerly awaited by professionals, common man, because it provides rates of taxes, budget allocation. अच्छा, बजट में सिर्फ मतलब टैक्स रेट्स ही आते हैं क्या? फिर क्या आता है बजट में, और क्या लगता है? एक बजट में क्या क्या आता है? अच्छा, बजट अपन किसको बोलते हैं? अपन नॉर्मल, अपन अपने डेली लाइफ में बजट अपन बोलते हैं, तो काय के लिए बोलते हैं बजट? बजट में खर्चा करना है, इतना बजट है, ऐसे ऐसे प्लानिंग करना है, इतना मेरी इनकम होने वाली है, इतना मेरा एक्सपेंसेस करना है। गवर्नमेंट उसको पूरे इंडिया के लेवल पर करती है कि हमको यहां से, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट बताती है हमको यहां से पैसा आने वाला है और हम यहां पर खर्चा करने का प्लान कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली बजट। Who presented the maximum number of union budget? Again, not very relevant, but अपने just इसके लिए दिया है, नॉलेज के लिए। श्री मोरारजी देसाई ड्यूरिंग हिज स्टेंट एज फाइनेंस मिनिस्टर 1962 से 69 उन्होंने 10 यूनियन बजट्स पेश किए हैं। नेक्स्ट इज श्री पी चिदम्बरम, उन्होंने 9 बजट्स पेश किए हैं। प्रणब मुखर्जी ने 8, यशवंत सिन्हा जी ने 8 एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 6 बजट्स प्रेजेंट किए। कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन कौन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इट इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज। अपन ने बोला ना यूपीएससी के क्लासिफिकेशन, ये 4 क्लासिफिकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रूल करती है, रेगुलेट करती है, उसकी एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस। ऑल्सो एक और सर्विस है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, नेमली इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स सर्विस। नाउ डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज एक्सेट्रा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर फर्दर सीबीडीटी वगैरह ये सब आता है। दैट वाज अबाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री। दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन कॉर्पोरेट अफेयर्स, इससे आपको क्या समझता है, क्या लगता है कॉर्पोरेट अफेयर्स? कॉर्पोरेट, ये वर्ड सुना है? क्या है कॉर्पोरेट? रिलेटिंग टू कंपनीज, जो भी बेसिकली इंडस्ट्रीज, जो भी कंपनीज, जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, जो एक कंपनीज वगैरह ये सब होते हैं ना, दे आर कॉल्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, तो जो हमारे पूरे देश में ऐसा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसको पूरा रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है ऑब्वियसली, कंसर्न्ड विथ
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। एक कंपनी जो है उसको कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट वाला। और कंपनीज एक्ट को कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काइंड ऑफ पूरे कंपनीज, एलएलपीज, सब इनको मैनेज करता है। रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर। पूरी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट जो वगैरह होते हैं, सर्विस सेक्टर में कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो अपन बड़ी बड़ी कंपनी सुनते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, सबको रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अपने मन से कभी भी कुछ भी चलेगा क्या कंपनी में? नहीं। मतलब बिजनेस वगैरह उनके हिसाब से ही चलता है, बिजनेस वो वैसे ही करते हैं, बट देयर आर सर्टेन रूल्स, मल्टीपल रूल्स इनफैक्ट, जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि कौन बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थ्रू द कंपनीज एक्ट। अच्छा, इसको कौन से देश के सेवक चलाते हैं? हमारे देश के ही सेवक। कौन से? सिविल सर्वेंट्स, आईसीएलएस केडर वाले। आईसीएलएस मतलब इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, ये वाले क्लासिफिकेशन के, ये वाले केडर के सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं। अगेन these officers are appointed or elected through civil services examination, UPSC, Union Public Service Commission। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हाईएस्ट पोस्ट क्या रहती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसा अपन ने सेक्रेटरी बोला था ना, कोई कोई मिनिस्ट्री में नाम अलग अलग रहता है। दिस इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, DGCOA, fixed at the apex scale for the ICLS cadre। apex scale for ICLS मतलब ICLS में जो भी लोग अपॉइंट होंगे वो उनका प्रमोशन होते 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 ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर वो जा सकते हैं। यहां तक सब लोग हैं मेरे साथ ऑनलाइन गाइस? थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए चालू कर रहे हैं। अभी तक जो शब्दों के बारे में पता नहीं था, जो चीजों के बारे में पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिसको अपन बोलते हैं, किसके अंडर है? अमित जी शाह। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेनली रिस्पॉन्सिबल काय के लिए? इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल है। इट इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। इनके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी जो है अपनी इंडिया की। इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस एंड एवरीथिंग। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सेंसिटिव एरियाज है थोड़े से, इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ होम, पुलिस वगैरह के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स तो पता है, स्टेट वाइज वगैरह। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। मतलब हाँ, मतलब बेसिकली हिंदी को कंसिडर किया जाता है ऑफिशियल, एंड वो उसके प्रमोशन, उसकी ट्रेनिंग, उसके मतलब उसको बढ़ावा देने करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट काम करता है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। और वो किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंडर वो आता है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, उसमें फर्दर अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो देयर इज सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, लैंग्वेजेस के अगेन हेल्प करने के लिए हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड एक और है डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ये क्या हो सकता है? सेंसस नाम सुना है? नहीं सुना है?
सेंसस क्या होता है? जनगणना, ये सुना है? हमारे देश में कितने लोग हैं अभी? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? रफली 140 करोड़ बोलते हैं, राइट? अब देखो, ये जो कैलकुलेशन होता है ना कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, कितने लिटरेट है, कितने लोग पढ़ाई किए हुए हैं, कितने इलिटरेट है, कैसा है, क्या है, ये पूरा डेटा जो है ऐसे तो आता नहीं है, पूरा कलेक्ट करना पड़ता है, राइट? ये कलेक्शन का काम नहीं, क्या जनरली हर 10 साल में होता है एक बार, राइट? दिस वॉज ड्यू इन 2021, बट 2021 में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कोविड के कारण, राइट? इसीलिए ये 140 करोड़ जो अपन बोलते हैं हिंदी अभी मतलब इंडिया में, वो एक रफ फिगर है। एक्चुअल जब और सेंसस होगा मालूम पड़ेगा। बट ये सेंसस जो है वो किसके अंडर होता है, कौन कंडक्ट करता है? होम मिनिस्ट्री। देन एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके बारे में शायद आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, इसका नाम ज्यादा नहीं सुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन हेड करता है, कोई आइडिया है क्या? कहीं कुछ सुना हो, पढ़ा हो? अर्जुन राम मेघवाल। अपने लिए नाम वगैरह लिखना वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, बट आपके जस्ट नॉलेज के लिए ये हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एज द नेम सजेस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री है। डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। पूरे लीगल सिस्टम को, पूरे लीगल अफेयर्स को कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। इसके भी फर्दर डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें। Legislative activities through the Department of Legal Affairs, Administration of Justice through Department of Justice, and Department of Legal Affairs concerned with advising various ministries. देखो, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट काय के लिए काम करता है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट काम करता है मेनली लेजिस्लेशंस वगैरह ड्राफ्ट करने में या फिर उसके रिलेवेंट सब काम करने में। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो काय के लिए काम करता है? सब लोगों को जस्टिस मिले, कोर्ट्स हमारे बरोबर काम करते रहें, ये सब चीजों के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या करता है? अब अपन ने बोला पार्लियामेंट में किसी को भी लॉ बनाना है तो बिल लाते हैं, वो बिल ऐसे ही अपन ने अपने लैंग्वेज में लिख करके ले गए तो चलता क्या वहां पर? नहीं, इसको प्रॉपर ड्राफ्ट करने के लिए भी तो प्रॉपर कोई एक्सपर्ट चाहिए। वो एक्सपर्ट्स कहां रहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में। Who advises the government, central government, state government basically, concerned with advising various ministries of central government। जनरली ये सेंटर को ही ज्यादा काम करते हैं, स्टेट को थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा करते हैं, बट स्टेट के लिए सेपरेट वो होता है वहां पर। ministries of central government, while the legislative department is concerned with drafting principal legislation for the central government। ऐसा जो है सब लोग काम करते हैं। अब सिर्फ लीगल अफेयर्स वाले ही ड्राफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है ना वो भी ड्राफ्ट कर सकता है। ये सब अपन अपने नॉलेज के लिए मतलब आपको मैं सब बता रहा हूं, बाकी जो इसमें सब दिया है बस उतना ही अपन ने लिख दिया तो वो भी सफिशिएंट है। सो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एडवाइजिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज कैसे क्या लॉ बनाए, पर एक्चुअल ड्राफ्ट वगैरह वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी बनाने में हेल्प करता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? सेबी, यहां तक अपन ने अभी क्या देखे? सारी मिनिस्ट्रीज देखे। अब उसके बारे में, उसके बाद में जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, कोई कोई रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि इंडिया के अलग अलग चीजों को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है, उनके बारे में अपने को दिया है। ठीक है, सेबी है, आरबीआई है, आईबीबीआई है,
ऐसे सब जो है 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में अपने को दिया है। देखते हैं गिग के बारे में। अच्छा, मैं पहले दिन एक चीज पूछना भूल गया, आप लोगों का मतलब ये क्या है, कैसा कॉलेज वगैरह का कैसा क्या है? सब लोग मतलब अभी कॉलेज में ले लिया एडमिशन, कैसा क्या है? अभी नहीं लिया, ओके। कौन से कॉलेज में प्लान कर रहे हो? ओके, वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह का कुछ क्या कुछ आइडिया रहेगा आपको? ओके ओके ओके, परफेक्ट। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस के बीच में मतलब सीए एंड कॉलेजेस की एग्जाम या फिर पढ़ाई दोनों की थोड़ी सी क्लैश करती है, तो वाइजली टेक अ डिसीजन जो भी आप चूज कर रहे हो, क्योंकि सीए करते टाइम पर अपना मेन जो प्राइम फोकस है वो इस पे होना चाहिए। ऑब्वियसली डिग्री इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा अपने को जो टिल्ट है, अपना जो झुकाव है वो इस तरफ रहना चाहिए, राइट। अभी लास्ट अटेम्प्ट में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मतलब जस्ट एग्जाम के 10-15 दिन पहले कुछ एग्जाम्स इंटरनल्स ये सब आ गए, जिसकी वजह से 8-10 दिन के लिए पढ़ाई अफेक्ट हो जाती है मेन हमारी। और एग्जाम के टाइम पर लास्ट में 10-15 दिन 8-10 दिन इज अ बिग मैटर, राइट। अकॉर्डिंगली चूज फॉर योर सेल्फ। मतलब डरो मत, ऐसा जैसा किया है वो ये करो, बट जस्ट अकॉर्डिंगली करने का। सेबी सेबी पढ़े या और कुछ करें? जान लो, बुक निकालो, लिखने वाली कुछ तो भी थोड़ा सा लिखते हैं अपन। Explain various types of laws in Indian legal system. जो याद है, जैसा याद है, जितना याद है।
डन क्या? ठीक है, चलिए स्टॉप। कितने लॉस थे अपने? कौन से कौन से? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। जितना याद, अब देखो, अभी ऑब्वियसली अपन जब आखिरी में एग्जाम तक पहुंचेंगे, अभी टाइम है, 4 5 6 महीने जब हो जाएंगे, तब तक ऐसी स्टेज नहीं रहेगी कि अपने को कुछ याद नहीं रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर उस टाइम पर कभी कहीं पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ अपने को याद नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट जो याद आ रहा है, जैसा याद आ रहा है, आपको जो है आंसर लिखना है। ठीक है, इट्स अ लिटिल अर्ली टू टॉक अबाउट पेपर, बट स्टिल एक दो चीजें जो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, बोलता रहूंगा। आपने लॉ के पेपर में 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा मार्क्स का लिखना है। अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में आपने जो लिखा, जैसा अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स भी मिलते हैं, राइट। हर एक क्वेश्चन में अगर आपने पूरा परफेक्ट लिखा है तो वहां पर आपने गलती से एक आधा क्वेश्चन, हर एक पेपर में अपने को ट्राई करना है वहां तक जाने का, बट एक आधा कभी कुछ क्वेश्चन रह गया तो कंप्लीटली फाइन, राइट। बट लॉ में अपने को 100 मार्क्स का लिखना ही लिखना है, क्योंकि लॉ में जनरली ऐसा होता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा भी लिख दिया तो जनरली जो एक चेकर देता है वो आपको 3.5 या 4 मार्क्स। ठीक है, बहुत हो गया तो 4.5 आउट ऑफ भी मिलते हैं, बट उसके लिए आपको एकदम ऑल टुगेदर समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी हटके और सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करके सब कुछ लिखना जरूरी है। अपन ट्राई करेंगे कि अपनी लेवल वहां तक ही पहुंच जाए, बट आज तक तो किसी ने लॉ में 100 आउट ऑफ 100 लाए नहीं है। हाईएस्ट मार्क्स जो आते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर भी इट्स समवेयर इन द रेंज ऑफ 80s, 82 वगैरह, ऐसा कुछ तो भी जो है वो होता है। तो लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अपना सबसे मेन चीज क्या है, अपने को 100 मार्क्स का आपने आंसर लिखना है। अगर आपने कोई आंसर छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उसके आपके पूरे ही मार्क्स चले जाएंगे, राइट। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है उसमें अपन एवरेज में 4 आउट ऑफ 5 भी अगर एकदम बेस्ट कंसिडर करें, 4 4.5, तो भी आपको पूरे 100% मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अगर आपने पेपर ही पूरा नहीं लिखा, राइट, 50 मार्क्स का ही लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो 50 में से ये रेशियो हो जाएगा 3.5 या 4/5, राइट। सबसे पहली चीज 100 मार्क्स का आपने पेपर लिखना ही लिखना है लॉ में। कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नहीं आता है, जो याद है, जैसा याद है वैसा लिख देना। स्पेशली ट्राई करना कि जो जो मतलब अपने को ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें अपन थोड़ा बहुत अपने मन से लिखने वाले हैं, उसको आखिरी में लिख देना, राइट। एक और चीज, निगेटिव मार्किंग है, पता है क्या सबको? काय में है? मैथ्स और इकोनॉमिक्स में। कितना है? 0.25, राइट। 4 क्वेश्चन आपने अगर गलत किए तो आपके कितने मार्क्स गए? 1 मार्क निगेटिव का गया, और जो सही होता था वो 1 मार्क का, वो भी जाएगा हर एक क्वेश्चन का, तो कितने जाएंगे एक्चुअली? 5 मार्क्स, राइट। इस हिसाब से अपन इस पे भी बात करेंगे कि अपनी इसमें स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो आगे की बात है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अपन ने शुरुआत से इस डायरेक्शन में काम करना है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? परफेक्ट, रुकते हैं यहां पर फॉर लॉ। थैंक यू सो मच।